नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 22 जो है क्लास 9th के स्टूडेंट के लिए। ये आपकी हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 यूरोप में समाजवाद व रूसी क्रांति पर आधारित है और ये आपकी 25 अगस्त 2020 की वर्कशीट है। ये जो चैप्टर है ये आपके चैप्टर नंबर 1 फ्रांस की क्रांति से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। अगर आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ बेटा उसको अच्छे से समझ लीजिए, तभी आप इस चैप्टर को समझ पाएंगे। इस चैप्टर में आपको हम दो भागों में अच्छे से समझेंगे, एक है समाजवाद और दूसरा है रूसी क्रांति। तो आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे समाजवाद की। समाजवाद होता क्या है? समाजवाद एक ऐसी समाज की सोच है जिसमें संसाधनों, ज़मीनों, ठीक है, धन संपत्ति पर समाज के सभी लोगों का जो है अधिकार होता है, समान अधिकार होता है। ये इस तरह की समाज की सोच है। अब जो समाजवाद शब्द है इसका जो अर्थ है वो उसका प्रयोग अलग अलग समय, स्थान और लोगों द्वारा अलग अलग उद्देश्य और संदर्भ में किया जाता रहा है। मतलब सबने अपने अपने हिसाब से इसके मतलब निकाले। बेसिकली क्या है कि जो समाजवाद है वो आर्थिक सामाजिक विषयों पर विचार करते हुए धन संपत्ति के स्वामित्व और उनके वितरण को समझाता है कि जो वो है संपत्ति, उसका वितरण किस प्रकार का हो। मैंने कहा था ना, इस तरह की सोच है जिसमें ये समझा जाता है कि जो संपत्तियाँ हैं, संसाधन हैं, उन पर समाज के सभी लोगों का जो है अधिकार होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सिर्फ कुछ लोगों के पास जो है संपत्तियां जाके केंद्रित हो। अब हम जानेंगे समाजवाद की जो है प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि समाजवाद जो है निजी संपत्ति पर आधारित अधिकारों का विरोध करता है। ठीक है, मतलब ये निजी संपत्ति होता है कि एक जना जो है खूब सारी संपत्ति जो है जोड़ ले। वो कैसे भी जोड़ सकता है, अगर उसमें बिज़नेस करने की कला है तो खूब सारा पैसा वो बिज़नेस से कमा सकता है, प्रॉफिट से कमा के। जैसे हमारे अंबानी हैं, टाटा है ना, इन्होंने क्या करा, अपनी स्किल्स का यूज़ करके खूब सारा जो है पैसा बनाया, बिज़नेस स्किल का यूज़ करके। तो लेकिन जो समाजवाद है वो इस तरह की जो संपत्ति है उसका विरोध करता है। वो कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ कुछ लोग जो है बहुत सारा पैसा जो है अपने कब्जे में लेके बैठ जाएं। अब आते हैं इसकी दूसरी विशेषता पे कि यह पूंजीवाद और मुक्त व्यापार के खिलाफ है। सबसे पहले समझो पूंजीवाद क्या होता है। पूंजीवाद का मतलब होता है ऐसी व्यवस्था जहाँ पर लोगों को संपत्ति अर्जित करने का अधिकार होता है। ठीक है, निजी संपत्ति अर्जित करने का अधिकार होता है। वो चाहे बिजनेस से करें या जो भी काम कला उनके अंदर है उसके द्वारा वो अपनी संपत्ति जोड़ सकते हैं। ठीक है, मुक्त व्यापार का मतलब होता है कि ऐसा व्यापार जिस पर कि सरकार का नियंत्रण ना हो। तो जो समाजवादी थे वो पूंजीवाद और मुक्त व्यापार के क्या थे, खिलाफ थे। अब आते हैं समाजवाद की तीसरी विशेषता पे। इसके अनुसार उत्पादन और वितरण समाज या राज्य सरकार के हाथ में होना चाहिए कि क्या प्रोडक्शन किया जाए। ठीक है, कंपनियां, फैक्ट्रियां कौन लगाएगा, तो समाज लगाएगा या सरकार लगाएगा। और उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, किसको क्या देना है, ये भी कौन निर्णय लेगा, समाज या सरकार के हाथ में होना चाहिए। अब आते हैं कि यूरोप में समाजवाद आने की क्या परिस्थितियाँ थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम विचार करेंगे कि किन कारणों से जो यूरोप है उसमें समाजवाद आया। सबसे पहला जो मेन कारण है वह है फ्रांसीसी क्रांति। आपको पता है फ्रांसीसी क्रांति से क्या हुआ, समानता, बंधुत्व और न्याय जैसे विचार जो हैं वो पूरे यूरोप में फैलने लगे। आपने इस पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद भी किया होगा। ठीक है, क्योंकि ये जो तीनों पॉइंट थे ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। ये बहुत बड़ा रीज़न थे फ्रांस की क्रांति का। समानता क्या होती है, वेरी गुड, समानता का मतलब होता है जहाँ किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता, किसी भी आधार पर सबको समान अधिकार प्राप्त होते हैं। बंधुत्व की भावना होती है कि हम, कोई ऊंचा नहीं कोई नीचा नहीं, हम सब आपस में एक हैं, क्योंकि हम एक राज्य एक देश में रहते हैं। तो एक जैसी भावनाओं का होना, बंधुत्व की भावना। ठीक है, बिना भेदभाव के एक दूसरे से भाईचारे की भावना रखना, कोई ऊंच नीच नहीं। ठीक है, न्याय मतलब सबके लिए एक जैसा न्याय, ऐसा ना हो कि अमीर के लिए अलग न्याय, दूसरे के लिए अलग न्याय। तो इस तरह के जो विचार थे वो कहाँ से पनपे, फ्रांसीसी क्रांति से। अब ये जो विचार है वहाँ से, वहाँ पे जब सक्सेसफुल हुए तो ये आगे जो है फैल गए। लोगों को लगा कि हमको भी इस तरह का हो चाहिए, हमारे साथ भी भेदभाव हो रहा है ना, और हम लोग भी जो है, हमारे साथ जो है न्याय नहीं हो रहा है प्रॉपरली। तो इस तरह के जो विचार थे वो आगे गए और ये जो है यूरोप में समाजवाद आने की जो है परिस्थितियों का एक बड़ा कारण बना। अब आते हैं सामंतवाद का कमज़ोर होना और नए राष्ट्रों का उदय होना। तुम्हें पता है पहले सामंतवादी प्रथा थी जिसमें बहुत सारी ज़मीनों पर सामंतों का अधिकार होता था और जो एक तरह से ज़बरदस्ती जो है बेगारी करवाते थे
किसानों से, मज़दूरों से अपने खेतों में, और उनसे बहुत सारा टैक्स वसूलते थे। तो धीरे धीरे ये 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी के आसपास क्या होने शुरू हो गए, ये थोड़ा से कमज़ोर होने शुरू हो गए, और जो नए नए राष्ट्र थे वो बनने लगे। तो ये भी समाजवाद आने की जो है परिस्थितियाँ जो है उत्पन्न करता है ये वाला कारण। अब आते हैं औद्योगिक क्रांति के कारण मजदूरों की संख्या और अवस्था में भारी बदलाव के साथ पूंजीपतियों के साथ वर्ग संघर्ष बढ़ना। अब इसका मतलब क्या है? औद्योगिक क्रांति होती है कि देखो पहले जो है ज़्यादातर जो व्यापार था वो कृषि से जुड़ा हुआ था, लेकिन उद्योग यानी उद्योग धंधे यानी फैक्ट्रियाँ लगनी शुरू हुई, तो फैक्ट्रियों में जो है उत्पादन कार्य होने लगे। तो अब जब फैक्ट्री हैं उनमें बहुत सारे जो मज़दूर हैं वो काम करने लगे। अब बहुत बड़ी संख्या में जो किसान भी हैं जिनके पास ज़मीनें नहीं थी वो मज़दूर बन गए। धीरे धीरे क्या मज़दूरों की भी अवस्था में बदलाव आने लगा, क्योंकि जो ये औद्योगिक क्रांति थी जिसकी वजह से फैक्ट्रियाँ बनी थी, फैक्ट्रियों वाले क्या करते थे, वो किसानों का शोषण करते थे, ठीक है। और जो उद्योग लगाने वाला होता है उसको हम बोलते हैं पूंजीपति, है ना। पूंजीपति जो है जिसके पास पैसा है, जो फैक्ट्रियों या उसका मालिक होता है, कंपनियों का मालिक होता है, तो वो अपनी मनमर्जी चलाते थे, मज़दूरों से बहुत ज़्यादा काम करवाते थे, कम सैलरी देते थे, उनको अच्छा जो सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाते थे। इसकी वजह से क्या हो गया, इन दोनों में जो है संघर्ष बढ़ने लग गया, है ना। टकराव हो जाता है ना। उनको लगता है कि एक तो ये तो दिन ब दिन अमीर होता जा रहा है और हमारी स्थिति जो है, मज़दूर जो बोल रहे हैं हम जो इतना मेहनत करते हैं हमारी स्थिति ख़राब हो रही है, तो इन दोनों में संघर्ष बढ़ने लग गया। ये भी समाजवाद आने का कारण था। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे कि विज्ञान की नवीन खोजों और यातायात के साधनों में विकास के साथ व्यापार और मध्यम वर्ग का तेज़ी से उदय होना। अब क्या होता है, जैसे जैसे समय गुजरता गया नई नई जो है खोजें होती गई, यातायात के साधन होते हैं ना, क्या कार, बस इत्यादि, जिससे आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर ईजिली जा सकते हो। पहले तो बहुत समय लगता था, यातायात के साधन इतने स्लो थे, बैलगाड़ी जैसे हो गए, घोड़े इत्यादि पे लोग जाते थे तो बहुत समय लगता था। लेकिन यातायात के साधन जब मोटरें वगैरह आनी शुरू हुई तो बहुत तेज़ी से जो है व्यापार का भी विकास हो गया, क्योंकि सामान बहुत जल्दी एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। उसके बाद जो है मध्यम वर्ग का जो है तेज़ी से उदय होना। मध्यम वर्ग जो होता है इसमें आते हैं कौन, वकील, शिक्षक, डॉक्टर, इस तरह से पेशेवर व्यक्ति आते हैं जो ना बहुत अमीर होते हैं ना बहुत गरीब होते हैं। इनकी स्थिति जो है ठीक होती है और ये ज़्यादातर एजुकेटेड क्लास मानी जाती है ना, शिक्षित वर्ग होता है। तो इसका उदय हुआ क्योंकि इसका बहुत बड़ी भूमिका है बेटा। ये जो लोग पढ़े लिखे लोग थे, खासकर लॉयर हो गए, टीचर्स हो गए, इस तरह के जो लोग थे, इन्होंने इन विचारों को, जो ये विचार थे, इनको लोगों में फैलाया, तो लोगों को ये विचार बहुत अच्छे लगे, तो इस वजह से भी लोग इन विचारों को अपनाना चाहते थे। तो यह भी समाजवाद आने का जो है बहुत बड़ा कारण था। उसके बाद कार्ल मार्क्स, जिन्हें समाजवाद का जनक माना जाता है, उन्होंने इस सोच को रखा। उसके बाद बाकी के लोगों ने सोच को जो है आगे बढ़ाया, जिसका प्रभाव भी किस पर पड़ा, लोगों पर पड़ा। और लोग जो है समाजवाद लाने के लिए एक तरह से होता है ना, उनके अंदर एक तरह की भावना जागी। तो ये सारे रीज़न थे जिनकी वजह से यूरोप में समाजवाद आया, ठीक है। अब आते हैं अगले बिंदु पर, अगले टॉपिक पे, यूरोप में बदलते हालात। यूरोप में जो है लगातार जो है स्थितियों में परिवर्तन आता है। जिस समय बदलता है बेटा तो लोगों की सोच में बदलाव आता है, बहुत सारे बदलाव जो है समाज में भी आते हैं। तो बदलाव जो है किस तरह के थे उस पर हम बात करेंगे, और इसमें जो बदलाव को लेके सोच थी अलग अलग समूहों की, उस पर बात करेंगे। तो बदलाव को लेके 3 तरह के समूह थे। एक थे पुरातनवादी, दूसरा था रेडिकल, और तीसरे थे उदारवादी यानी लिबरल। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सीधे सीधे आता है, इसलिए आप क्या करना, इसको एज इट इज़ याद कर लेना। जितने भी आपको दिए ना ये टॉपिक, और बल्कि ये जिस तरह से ये देते हैं ना प्रेजेंटेशन आपको डायग्राम की शेप में, इस तरह से अगर आप लिखो तो काफ़ी इफ़ेक्टिव रहता है आपका आंसर। ये बहुत बढ़िया तरीके से आपके नोट्स बन के आ रहे हैं, तो प्लीज़ बेटा कोशिश करो आप इनको इसी तरह से याद करने की। अच्छा, अब हम बात करेंगे पुरातनवादी यानी कंजर्वेटिव। ये ज़्यादातर पता कौन सा समूह था, ये शासक वर्ग था। और शासक वर्ग चाहेगा कि परिवर्तन हो, क्योंकि परिवर्तन इस तरह का था जिसमें लोग जो है समाजवाद की अवधारणाएं लेके बैठे थे कि उनको भी समान अधिकार प्राप्त हो, न्याय प्राप्त हो, बंधुत्व की भावना, स्वतंत्रता। तो ये जो थे
और बदलाव आने का मतलब क्या है कि इनकी सत्ता से बाहर होना, क्योंकि वो जो नई सोच थी वो किसके खिलाफ थी, वंशवाद के, तानाशाही डिक्टेटरशिप के खिलाफ थी। वो नहीं चाहती थी कि जो राजा है उसी की फैमिली में से लगातार लोग राजा बनते रहें। उनका मानना था कि और लोगों को भी जो है मौका मिलना चाहिए। तो ऐसे विचारों को ये लोग जो है बढ़ावा नहीं देना चाहते थे। तो ये चाहते थे कि जो पहले से व्यवस्था चली आ रही है वही चलती रहे, है ना, उसमें किसी तरह का बदलाव ना हो। कंजर्वेटिव होता है जो जल्दी से किसी चीज़ को, बदलाव को स्वीकार नहीं करते। आप बोलते हैं ना, बहुत ये कंजर्वेटिव मेंटलिटी की है, मतलब जो अपने ही दायरे में सीमित रहते हैं, उससे बाहर नहीं निकलना चाहते। ठीक है, अब आते हैं दूसरे तरह के जो समूह था जो परिवर्तन चाहता था। वो किस तरह के परिवर्तन चाहता था? ये वाली जो समूह था ना बेटा, ये था जो थोड़ा अपर क्लास था। ये तो शासक वर्ग हो गया, ये थोड़ा अपर क्लास हो गया। शासक वर्ग नहीं था लेकिन उच्च वर्ग हो गया। ये चाहते थे चेंज, लेकिन ये चाहते थे कि जो चेंज हो वो बहुत धीरे धीरे हो। ठीक है, एकदम से ऐसा ना हो कि परिवर्तन आ जाए। अब आते हैं दूसरा जो वाला समूह, रेडिकल वाला जो समूह है, ये बिल्कुल जो नीचे वाले लोग थे, जो बिल्कुल जिनके पास धन संपत्ति नहीं थी, बिल्कुल निचला वर्ग था समाज में, ये उसका वर्ग था। अब क्योंकि ये तो बहुत टाइम से शोषित थे, है ना, अब इस तरह के जब विचार आए तो ये जल्दी से बदलाव चाहते थे, क्योंकि इससे इनकी स्थिति में सुधार होता है ना। और ये क्या चाहते थे? ये चाहते थे कि जो आबादी में बहुमत के आधार पर शासन चाहते थे। बहुमत के आधार पर मतलब वही वोट के आधार पर, कि जिसको अधिक वोट मिले वो जो है क्या हो जाए, उसको सत्ता में बिठा दिया। एक तरह से ये डेमोक्रेसी वाला राज चाहते थे। ये डेमोक्रेसी ही था एक तरह से कि जिसमें वोट देके ऐसे उसको चुना जाए जो लोगों पर शासन करे। और ये ना सभी प्रकार के विशेषाधिकारों के खिलाफ थे। आपको पता था ना, आपने पढ़ा था फ्रांस में 3 वर्गों में विभाजित था समाज। जो पहला वर्ग था शासक वर्ग हो गया, और जो ये सामंती वर्ग था उनको विशेष अधिकार प्राप्त थे कि जन से उनको अधिकार मिल जाता था, उन ज़मीनों पे अधिकार मिल जाता था, और लोगों से कर वसूलने का अधिकार मिल जाता था। तो ये इस तरह के विशेष अधिकारों के खिलाफ थे। ऐसे राजा है, राजा का बच्चा राजा बनेगा, तो इस तरह के किसी भी अधिकार के ये खिलाफ थे। और ये मानते थे कि संपत्ति जो है केवल कुछ लोगों के पास हो, ऐसा ना हो। ठीक है, मतलब संपत्ति कुछ लोगों के पास हो, इसका ये विरोध करते थे। समझ गए कि संपत्ति केवल कुछ लोगों के पास ही हो, इसका ये विरोध करते थे। यानी संपत्ति पर सबका अधिकार होना चाहिए। अब आते हैं तीसरे तरह के, लिबरल या उदारवादी। ठीक है, लिबरल लोग होते हैं, ये जो वर्ग था ये उच्च वर्ग था। ये तो था बिल्कुल शासक वर्ग, ये मैंने कहा ये जो बिल्कुल निचला वाला वर्ग था, और ये वाला था थोड़ा उच्च वर्ग। अब ये जो थे लिबरल इसलिए कहते हैं, ये उदारवादी सोच वाले थे। कहते हैं कि हमारे देखो हर समाज में बहुत सारे धर्मों, जातियों और पंथों को मानने वाले लोग रहते हैं। तो जो उदारवादी थे ये सभी तरह के धर्मों को समान महत्व देने की बात करते थे। ये बात करते थे कि वंश आधारित शासकों को की अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे। वंश आधारित क्या होता है? जिसमें राजा का बच्चा ही राजा बनता है, और उनके पास अनियंत्रित सत्ता होती है, मतलब उनके वो जो मर्जी कानून बना ले, लोग उनका विरोध नहीं कर सकते। तो अनियंत्रित मतलब जिस पर किसी का नियंत्रण ना हो, जिसकी पूरी मर्जी चल सकती है। तो वो लिबरल जो थे वो इस तरह की सत्ता के विरोधी थे। और ये क्या चाहते थे कि न्यायपालिका द्वारा स्थापित कानूनों से ही शासन व्यवस्था चले। यानी जो कानून बनाए गए हैं, ठीक है, न्यायपालिका ने जो भी कानून बनाए हैं उसके द्वारा ही शासन व्यवस्था चले, यानी उस जो कानून है वो सब पर समान रूप से लागू हो। इसके अलावा अब आते हैं इसमें, शासन धर्म के स्थान पर संविधान द्वारा नियंत्रित करने के समर्थक थे। अब आपने देखा होगा उस समय जो पादरी वर्ग था उसका जो है शासन पे बहुत ज़्यादा जो है नियंत्रण था, है ना। लोग उन धार्मिक विचारधाराओं से प्रभावित होकर ही सारे कानून बनते थे, और उसी के हिसाब से जो शासन चलता था। और ये जो थे उदारवादी, वो क्या चाहते थे कि धर्म की जगह पे किससे हो, संविधान के द्वारा ही जो शासन हो
इस तरह का इनके विचार थे। ठीक है, संविधान क्या होता है? जिसमें कानूनों की किताब होती है जिसके द्वारा शासन चलता है। इसमें कानून वही बनाए जाते हैं जो जनता के पक्ष में हो, तो इसीलिए ये इससे ही क्या चाहते थे? शासन को पर नियंत्रण। अब आते हैं पेरिस कम्यून का गठन, जो मजदूरों के कामगारों का प्रथम विशाल संगठन था। मैंने कहा था ना, औद्योगिकरण हुआ, बहुत सारी फैक्ट्रियां लगनी शुरू हुई, फैक्ट्री में बहुत सारे मजदूर लगने शुरू हुए, और जो पूंजीपति वर्ग था वो इनका शोषण करता था, है ना। इनके काम के घंटे इतने ज़्यादा थे, बहुत कई घंटे ये लोग काम करते थे, और इनको जो मजदूरी बहुत कम मिलती थी। इनके रहने की जगह जो परिस्थितियाँ वो भी ख़राब थी, उनको कोई ऐसी सुविधा भी नहीं थी कि दुर्घटना हो गई या कोई और इनके ऊपर मुसीबत आ गई तो मालिक जो है किसी तरह की मदद नहीं करता था, जिससे इन कामगारों की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही थी। उसके बाद इन सब चीज़ों को देखते हुए पेरिस कम्यून का गठन हुआ, और वो क्या था? ये जो फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर थे उनके कामगारों का एक विशाल संगठन था, यानी ये संगठित हो गए। मैंने कहा ना, धीरे धीरे क्या हुआ कि पूंजीपति वर्ग में और मजदूर वर्ग में संघर्ष शुरू हो गया, क्योंकि उनको लग रहा था ये तो दिन ब दिन पूंजीपति लोग तो अमीर पे अमीर होते जा रहे हैं खूब, और हमारी हालत जो है दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। तो एक जो होती है ना विद्रोह की भावना, वो पैदा हो जाती है। तो लोगों ने अपना संगठन बनाया और फिर विरोध शुरू कर दिया। एक बहुत बड़ा जन विद्रोह भी हुआ था, वैसे उसको बहुत निर्ममता से कुचल दिया गया था, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ थी कि लोग जो है संगठित हो रहे थे किसी के खिलाफ। अब आते हैं अगली, जगह जगह सामाजिक और राजनीतिक क्लबों का निर्माण हुआ, जहाँ खूब गर्मा-गर्म बहसें होती थी। राजनीतिक होती हैं जहाँ आप बात करते हो शासन के बारे में, ठीक है। जनरली पहले लोग नहीं करते थे, उनको लगता था वो उसमें किसी तरह का बदलाव नहीं लेके आ सकते, लेकिन जब धीरे धीरे ये फ्रांस की क्रांति हुई, वहाँ पे बदलाव आया, तो लोगों की सोच में भी बदलाव आया। उनको लगा हमारे यहाँ भी ये सब चीज़ें हो सकती हैं। तो इस वजह से सामाजिक और राजनीतिक क्लब होते हैं जहाँ पे लोग, बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं और अपने अपने विचार जो होते हैं अलग अलग विषयों पर रखते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, क्लबों की स्थापना हुई और उनमें लोग बहस करते थे क्या सही है क्या गलत है, कहाँ पर क्या चल रहा है। तो इसने भी, वैसे ही समाजवादी सोच लाने के लिए ये भी बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट था। पहले क्या था कि ज़्यादातर जो है जो सार्वजनिक जीवन है ना, बाहर के जो काम हो वो उनमें वो कौन आता था? ज़्यादा पुरुष लोग ही करते थे। राजनीति जैसी चीज़ में तो महिलाएं ज़्यादा भाग नहीं करती थी। लेकिन अब क्या हुआ है कि जो महिलाएं हैं वो भी सार्वजनिक जीवन में बाहर निकलने लगी थी बड़ी संख्या में। तो अब उनको भी इस तरह के अधिकार चाहिए थे, समानता के, न्याय के। तो ये भी जो है परिवर्तन का जो है बहुत बड़ा कारण बना यूरोप में, ठीक है। यूरोप में जो हालात बदले उनमें इन सब कारणों की जो है बहुत बड़ी भूमिका थी। अब चलते हैं इसके प्रश्न उत्तर पर। अब आते हैं इसके पहले प्रश्न पर, समाजवाद में किन बातों पर विचार किया जाता है? तो आप इसका उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं। बेटा समाजवाद या समाजवादी एक ही बात है, क्योंकि जो समाजवाद की सोच रखते हैं उनको हम समाजवादी बोलते हैं। और उनके मुख्य विचार क्या थे कि वो निजी संपत्ति का विरोध करते थे। वो कहते किसी के पास निजी रूप से संपत्ति नहीं होनी चाहिए। सामूहिक समुदायों की रचना पर जोर देते थे और सरकार द्वारा सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा देने के पक्षधर थे। सामूहिक उद्यम होते हैं जिसमें कोई एक जना मालिक नहीं होता, बल्कि लोगों का समूह उसका मालिक होता है। आपने अमूल सुना होगा, हमारे यहाँ की अमूल दूध वाला जो कंपनी है वो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जहाँ पे सामूहिक रूप से लोगों का जो स्वामित्व है उस कंपनी के ऊपर है, वो किसी एक व्यक्ति की कंपनी नहीं है। तो इस तरह के जो उद्यम थे उनको बढ़ावा दे सरकार, ये इसके पक्षधर थे। इसके अलावा सारी संपत्ति पर पूरे समाज का नियंत्रण एवं स्वामित्व हो। यानी पहले क्या होता था, राजा के नियंत्रण में सारी की सारी जो है संपत्ति होती थी, राजा या जो सामंत होते थे, है ना, शासक वर्ग होता था। तो ये उस क्या चाहते थे कि संपत्ति पर पूरे समाज का, समाज मतलब लोगों का नियंत्रण हो और स्वामित्व हो। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2, समाजवाद धन और उत्पादन के साधनों पर क्या विचार प्रकट करता है? तो इसका उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हैं। देखो, समाजवाद के अनुसार उत्पादन और वितरण समाज या राज्य के हाथ में होना चाहिए, ठीक है। तो उत्पादन और वितरण के जो संसाधन है किसके हाथ में होते हैं? या तो समाज के हाथ में हो या फिर राज्य या सरकार के हाथ में होने चाहिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब है प्रश्न नंबर 3
यूरोप में किन किन परिस्थितियों के कारण समाजवाद समर्थक विचार फैले? तो इसका उत्तर आप यहीं वर्कशीट में से देंगे। बिल्कुल ऐसे ही सेम टू सेम आप लिख सकते हो इसको उत्तर 3 में। ठीक है, बस ये क्या है कि क्योंकि ये इस तरह से लिखा हुआ है, आप इसकी बजाय इसको सीधा लिखना। ठीक है, फर्स्ट नंबर पे ये, सेकंड पे ये, तो ये इसके नीचे लिखना। ठीक है, इसके नीचे लिखना और ये इसके नीचे, इस तरह से ये जो तुम्हारे चारों पॉइंट्स हैं ये इसके अंदर आ जाएंगे। तो ये आपका उत्तर 3 हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रेडिकल यानी आमूल परिवर्तनवादी और लिबरल यानी उदारवादी वैचारिक रूप से किस तरह से अलग थे? तो आप इसका उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेडिकल यानी आमूल परिवर्तनवादी, जो चाहते थे बहुत जल्दी से परिवर्तन हो। उनके मुख्य विचार क्या थे? वो थे कि बहुमत आधारित सरकार के पक्षधर थे, यानी वोट दे करके निर्णय हो, जिसके उसमें बहुमत हो वो सरकार बना ले। बड़े जमींदारों और उद्योगपतियों को प्राप्त विशेष अधिकारों का ये विरोध करते थे। और संपत्ति के संकेंद्रण का मतलब है कि जब सारी संपत्ति कुछ लोगों के हाथ में केंद्रित हो जाती है, मतलब ज़्यादातर संपत्ति पे कुछ लोगों का अधिकार हो जाता है, उसको बोलते हैं संकेंद्रण। ठीक है, जैसे हम तो ये उसका विरोध करते थे। उनका मानना था कि कुछ लोगों के हाथों में संपत्ति जो केंद्रित नहीं होनी चाहिए, मतलब उनका अधिकार उस पर नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, ये निजी संपत्ति का विरोध नहीं करते थे। खैर लोग अपने पास संपत्ति रखें, लेकिन ऐसा ना हो कि सिर्फ कुछ लोग ही जो है सारी संपत्ति पर अधिकार कर लें। ठीक है, इसके अलावा ये लोग जो थे महिला मताधिकार आंदोलन का समर्थन चाहते थे। उस समय पे क्या था कि बहुत सारे लोग नहीं चाहते कि महिलाओं को जो है वो वोट मिले, लेकिन ये जो लोग थे एक तरह से डेमोक्रेटिक विचारधारा रखते थे, है ना, प्रजातंत्र वाली। ये महिलाओं को भी मताधिकार देने के पक्षधर थे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब प्रश्न नंबर 5 है कि आपको मजदूरों और पूंजीपतियों के बीच संघर्ष के क्या कारण लगते हैं, संक्षेप में लिखिए। तो आप इसका उत्तर इस तरह से लिख सकते हैं। तो मजदूरों और पूंजीपतियों के बीच संघर्ष के कारण सबसे पहला क्या था कि औद्योगिक क्रांति के बाद जो है क्या हुआ, रूस में बहुत से उद्योग खुल गए। तो जो पूंजीपति थे यानी जो पैसे वाले लोग थे वो अपना धन लगाकर अधिक से अधिक धन कमाना चाहते थे। ठीक है, अब अधिक धन कमाने के लिए वो क्या करते थे, श्रमिकों का अत्यधिक शोषण करने लगे। परंतु कारखानों में उनके साथ जो है बुरा व्यवहार होता था। ठीक है, और उनको वेतन भी कम दिया जाता था। इसके कारण जो है मजदूर एक होने लगे, क्योंकि उन सबकी परेशानियाँ एक जैसी थी। और उसके बाद क्या हुआ कि 1900 ईस्वी में मजदूरों को हड़ताल करने और संघ बनाने पर रोक लगा दी गई। अब इससे तो और ज़्यादा जो है मजदूर भड़क गए और उनमें जो संघर्ष है जो बढ़ गया, पूंजीपति वर्ग और उसमें, और बाद में जो ये मजदूर वर्ग थे उनके पास मरने और मारने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। तो आप इस तरह से जो है अपना उत्तर लिख सकते हैं। बेटा ध्यान से वर्कशीट को कीजिएगा, जब तक आप बुक नहीं पढ़ेंगे मैंने कहा आप इसको अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। और एक बात और, जो फेक टीचर्स हैं आप उनसे अवेयर रहें, क्योंकि बहुत सारे जो वर्कशीट बनाने के चक्कर में बहुत सारे जो टीचर्स हैं वो यूट्यूब पर आ गए हैं, और जिनमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपने सब्जेक्ट के विषय में कुछ जानकारी ही नहीं है और वो भी पढ़ा रहे हैं, और वो बच्चों को बहुत गलत पढ़ा रहे हैं, जिससे बहुत बड़ी समस्या जो है बच्चों के लिए हो सकती है। ठीक है, तो बेटा थोड़ा ध्यान रखना, मन लगा के पढ़ो और खूब अच्छे नंबर लेके आओ। कमेंट्स और लाइक्स करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। बाय बच्चों।